हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मारो इसे। हड्डी पसली तोड़ दो इसकी। बस। किस तबीयत बार ना वे। मैं पूछ रहा हूँ किसने किया ये? रुबाब। ये रुबाब का कुछ करना पड़ेगा मंसूर। तो इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? बोला ना कुछ नहीं यार। जी उन्हीं से मुलाकात करके आ रहे हैं। मंसूर से भी मिले थे हम। मंसूर से? बहुत बकवास कर रहा था बाबा। उसकी जबान बंद करना बहुत जरूरी था। हजारों लोगों की जुबान चलेगी तो क्या सबकी जुबान बंद करोगी? आइंदा नहीं होना चाहिए ऐसा। जी बाबा। चेयरमैन मंसूर ने सियासी तारीख रकम कर दी है। NA 107 से मंसूर ने वाह 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 सर, क्या बात है। 3 महीने पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप 2-2 सीटें निकाल लेंगे। अब तो आपकी जीत की खबर ऑफिशियली अनाउंस हो गई खबरों में। बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो आपको। ये देख। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। पहले तू बता, आगा से बदला लिया कि नहीं लिया? आगा जेल चला गया, लेकिन मैं हर लम्हे उससे इंतकाम ले रहा हूँ। असेंबली का मेंबर बन गया हूँ। वो क्या होता है? जो आगा था। मंसूर, मैंने तुझे आगा से बदला लेने के लिए कहा था, उस जैसा बनने के लिए नहीं। आगा से बदला लेने के लिए आगा जैसा बनना जरूरी है। उस जितनी ताकत, उस जितनी दौलत। अभी तो मैं शुरू हुआ अम्मा। मुझे तुझ में आगा की झलक दिखाई दे रही है। जमाने के साथ जो जमाने जैसा बन के चलते हैं उनके घर जला दिए जाते हैं। तो क्या करूं अम्मा? ये जमाना आगा जैसों का ही है। बाप और बहन को मार दिया जाता है, उनकी जमीनों पर कब्जे कर लिए जाते हैं। लेकिन अम्मा, अब हमारा घर कोई नहीं जला पाएगा, क्योंकि अब हम यहीं रहेंगे। यही हमारा घर है। नहीं, ये मेरा घर नहीं है। नहीं है ये मेरा घर। अम्मा, नहीं रहना। अम्मा, मेरा घर तो गांव में कच्ची मिट्टी से बना हुआ घर था, और ये यहाँ नहीं रहना मुझे। पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत है। तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर। ये मुश्किल बातें तुझे समझ नहीं आएंगी। बस तू इतना इत्मीनान रख कि तेरा बेटा आगा से बदला लिए बगैर नहीं रुकेगा। तो आराम। अरे अरे शफाज साहब, ये हम सब की जीत है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि इस बार तो सीएम हमारी पार्टी का ही होगा। हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ शफाज। ये क्या बदतमीजी है? पार्टी के प्रेसिडेंट ऑफिस में इस तरह से बगैर इजाजत आना, मैं बार बार ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मैं करवाऊंगी बर्दाश्त। आप यहाँ बैठकर पार्टी की कामयाबी की मुबारकबाद दे रहे हैं सबको, जबकि मुझे अफसोस है कि आप अपनी नाकामी पार्टी की मामूली सी कामयाबी के पीछे छुपा रहे हैं। मेरी नाकामी? बच्ची, तुम अभी नई हो, जरा सोच समझ के बोलो। सोच समझ कर ही बोल रही हूँ।
पिछली बार हम इलेक्शंस में 118 सीटें जीते थे और इस बार 89 29 सीटें हारे हैं हम। कैसे हारे? जवाब दे। जवाब क्या देना है? कैंडिडेट ने कैंपेन ही सही नहीं की होगी, वरना बाकी 89 सीटें तो हम जीत चुके हैं ना। जी नहीं, 29 सीटें हम आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से हारे हैं। 14 सीट्स पर आपने सीट एडजस्टमेंट की है, 4 सीट्स पर तो आपने करीम दाद से ही सीट एडजस्टमेंट कर दी। आपको पार्टी की सदारत से रिजाइन कर देना चाहिए। पार्टी को मेरे सीएम बनने पे कोई एतराज नहीं है। तुम अगर आगा की बेटी ना होती तो मैं इतना लिहाज नहीं करता। और मुझे लगता है कि पार्टी का नया सदर चुनने की कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। रेजोल्यूशन आपके ऑफिस में जमा करवा दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मेरे सामने इतना बोले। और इंसान से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, गलत फैसले हो जाते हैं। नाजरीन, स्क्विड गेम लीडर। हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं लीडर ड्रामा की। जिस तरह लीडर ड्रामा में हमें सस्पेंस दिखाया जा रहा है, इसी तरह नाजरीन भी इसकी आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर आने वाली एपिसोड में हमें आगे क्या दिखाया जा सकता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मंसूर और रुबाब के किरदार के बारे में कि आखिर मंसूर और रुबाब का किरदार जो कि मोहब्बत की कहानी में ढल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये किरदार नफ़रत के ढांचे में डल गया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम साबिका एपिसोड में होने वाले वाक़यात के मुताबिक आने वाली एपिसोड में आखिर उन वाक़यात के मुताबिक क्या क्या हो सकता है, उन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे मंसूर और रुबाब के प्यार के बारे में कि किस तरह उन दोनों का प्यार यूनिवर्सिटी की क्लासेस से स्टार्ट होता हुआ नफ़रत के ढांचे में ढल गया। नाजरीन, जिस तरह मंसूर तमाम स्टूडेंट से तकरीर कर रहा था, तो उस वक्त रुबाब ने जब मंसूर की ये तकरीर सुनी और उसकी अदाएं देखी तो मंसूर पर रुबाब अपना दिल दे बैठी। लेकिन उसने उसको ये नहीं बताया कि जिस तकरीर में वो जिस शख्स का जिक्र कर रहा था या जिस शख्स के ख़िलाफ़ वो तकरीर कर रहा था, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ आगा साहब की। खैर नाजरीन, इसी जगह से मंसूर और रुबाब की मोहब्बत की कहानी का आगाज़ होता है और ये मोहब्बत की कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जाती है। और जब इस बात का इल्म मंसूर को पता चलता है कि कई सालों से जिस शख्स के ख़िलाफ़ मैं कैंपेन्स चलाता आ रहा हूँ, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रुबाब के वालिद है। मंसूर रुबाब से इस के मुताल्लिक बात करता है और बताता है कि क्या तुम ही हो आगा की बेटी, जिस पर रुबाब बताती है कि जी हाँ, मैं ही हूँ आगा की बेटी, लेकिन मैं अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने बाप की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर मंसूर भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। और नाजरीन, इसी तरह गुज़रते गुज़रते कई दिन और कई महीने गुज़र जाते हैं, लेकिन इसी सियासत की भीड़ में जो है रुबाब के वालिद और बहन जो है वो सियासत की भीड़ चढ़ जाती है और उनको मार दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर मंसूर ये सोचता है कि मेरे बाप और मेरी बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि यही आगा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है और वो कातिल दादा होता है, यानी कि जिसकी पार्टी का मेंबर मंसूर होता है। और इसी तरह नाजरीन, आगा की नफ़रत में मंसूर ये फ़ैसला करता है और दादा का साथ देता है और रुबाब का इस्तेमाल करते हुए वो अपने बाप को धोखा देती है और दूसरी तरफ दादा मंसूर को धोखा देता है। दोनों एक दूसरे को धोखा जब दे देते हैं तो यानी कि रुबाब इसके ख़िलाफ़ हो जाती है। रुबाब इसके ख़िलाफ़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं अब तुम्हारे ख़िलाफ़ हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है
और दादा के साथ तुमने मिलकर ना कि सिर्फ मुझे धोखा दिया है बल्कि मेरे प्यार और मोहब्बत को भी तुमने ठुकराया है। नाजरीन, इसी तरह वो यानी कि उससे कहता है। खैर नाजरीन अब जो है ना वो मंसूर दादा के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि उसे भी इस बात का इल्म हो जाता है कि दादा ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे रुबाब का इस्तेमाल करवाया है और रुबाब का जब मेरे हाथों उसने इस्तेमाल करवाया और मुझे बेहोश करवा के मुझे मारने की कोशिश की गई, तो उसने रुबाब से ये कहा कि मंसूर ने तो दादा से 50 करोड़ रुपए लेकर तुम्हें धोखा देने का फैसला किया है। खैर नाजरीन, इसी के साथ रुबाब को इस बात का जब इल्म होता है और मंसूर को ये बताया जाता है कि रुबाब अपने वालिद के पास दोबारा वापस चली गई है, लेकिन यानी कि इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। नाजरीन, इसी के साथ जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो रुबाब अपने वालिद के साथ मिलकर अब ये फैसला करती है कि वो भी आपकी तरह सियासत में आना चाहती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मंसूर को जब दादा की तरफ से धोखा मिलता है तो मंसूर यूनिवर्सिटीज़ में आकर अपने स्टूडेंट्स के सामने ये ऐलान करता है कि जिस दादा की वजह से हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट किए, हमने दादा के खिलाफ उनके हक में कैंपेन्स चलाई, वही दादा हमें इस्तेमाल कर रहा है। नाजरीन, जब इस बात का इल्म तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को पता चलता है तो तमाम स्टूडेंट्स दादा के खिलाफ हो जाते हैं और वो लोग अपनी एक नई पार्टी का आगाज़ करते हैं, जिस पार्टी का नाम अवाम नेशनल लीग होता है, यानी कि अब स्टूडेंट्स का राज ही चलेगा। नाजरीन, मंसूर दादा के पास जाकर उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे 20 करोड़ रुपए ना दिए तो मैं तमाम तफसीलात मीडिया के सामने लाऊंगा। अगर मीडिया को इस बात का पता चला तो मैं तो खैर है जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जेल जाने के साथ साथ आप भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जिस मिनिस्ट्री का ख्वाब आप कई सालों से देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री आपकी मट्टी में मिल जाएगी। नाजरीन, जब इस बात का इल्म दादा को पता चलता है और वो मंसूर के सामने मजबूर हो जाता है तो मंसूर उसे जाते हुए ये कहता है कि अगर 1 घंटे के अंदर मुझे मेरे क्रिप्टो अकाउंट में 20 करोड़ रुपए मसूल नहीं हुए तो मैं मीडिया के सामने जाकर तमाम तर सच्चाई बता दूंगा। खैर नाजरीन, मंसूर के जाने के बाद दादा अपने आदमी से मशवरा करता है और उसे बताता है कि अगर हमने 20 करोड़ रुपए मंसूर को ना दिए तो फिर हम फंस जाएंगे। जिस पर दादा का आदमी कहता है कि जनाब आप सोच लें, अगर हमने उसे 20 करोड़ रुपए दिए तो वो हमारे खिलाफ इन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है। जिस पर दादा उससे कहता है कि अगर पैसे भी हमने ना दिए तो वो जलती हुई आग की तरह है, सिर्फ खुद ही नहीं जलेगा बल्कि हमें भी जला कर राख कर डालेगा। इससे बेहतर यही होगा कि हमें उसे 20 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। नाजरीन, दूसरी तरफ मंसूर अपने साथियों के साथ मौजूद होता है और वो ये फैसला कर लेता है कि 1 घंटा तो गुजर गया है, अब दादा के पैसे हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मीडिया वालों को बुलाओ। जिस पर उसका दोस्त जैसे ही मीडिया वालों को कॉल करने वाला होता है तो उसी वक्त वहां पर मौजूद मंसूर के एक आदमी के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस पर मंसूर हंसने लगता है और कहता है कि दादा अब हमें और भी पैसे देगा, अब ये वाकई तौर पर हमसे डर गया है। नाजरीन, इसी के साथ दूसरी तरफ दादा अपने हलकों में खुद की कैंपेन चलाता है और जहां पर मंसूर अपनी कैंपेन चलाते हुए तमाम तर जो 20 करोड़ रुपए उसे दादा ने दिए थे वो तमाम के तमाम दादा के खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है। वो तमाम तर सरकारी इदारों में जाकर उन्हें रिश्वत देने लगता है और एसी के ऑफिस में जाकर उसे 4 लाख या 4 करोड़ रुपए देकर उससे कहता है कि अगर हमारे सरकारी खंभों से अगर पोस्टर हटा गए तो अच्छा नहीं होगा।
बस सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको कुछ नहीं करना। बाकी तमाम तर लोगों के जो भी पोस्टर्स दीवारों पर लगे होंगे वो हमारे स्टूडेंट्स खुद हटा देंगे, लेकिन आपको वहाँ से हमारे पोस्टर नहीं हटाने होंगे। यानी सिर्फ आपको यही करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना। नाजरीन, इसी के साथ मंसूर अपनी तमाम तर सरकारी कैंपेन्स का आगाज़ करता है। तमाम स्टूडेंट्स को कहता है कि हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। जो ये लोग सदियों से हमारा खून चूसते आ रहे हैं, अब इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त आ चुका है। स्टूडेंट्स भी मंसूर का साथ देते हैं, ख़ास तौर पर तमाम तर नौजवान नस्ल जो कि इन सियासी कारिंदों से तंग आ चुके होते हैं, इन सियासत की भीड़ चढ़ चुके होते हैं। आखिरकार तमाम तर नौजवान ये फैसला करते हैं कि अब की बार इनको वोट हम नहीं देंगे। अब की बार सिर्फ और सिर्फ वोट जो होगा वो मंसूर की पार्टी का होगा। नाजरीन, एक हलके में मंसूर और दूसरे हलके में दादा यानी कि आमने सामने होते हैं। वोटों के दिन आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के सामने ठहर जाते हैं, एक दूसरे के सामने दीवार बन जाते हैं। और दूसरी तरफ रुबाब भी अपनी कैंपेन चला रही होती है और अपने हलकों में तमाम तर लोगों को इस बात की यकीन दहानी करा रही होती है कि इस बार वोटों में मेरे वालिद खड़े नहीं हुए हैं। क्योंकि नाजरीन, आप जानते हैं कि रुबाब ने अपने वालिद के तमाम तर चट्टे फट्टे दुनिया के सामने लाकर रख दिए थे कि ये एक करप्ट इंसान है, और ये भी यहाँ पर भी एक सियासत का रूप चढ़ाया गया था ताकि अवाम को ये लगे कि एक बेटी ने अपने बाप के खिलाफ जो है ना वो ये इतना बड़ा कदम उठाया है। जब लोगों को इस बात का इल्म होता है कि रुबाब ने अपने ही बाप आगा के खिलाफ करप्शन की पर्चा कटवाया है, तो लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि रुबाब अगर इस बार का इलेक्शन जीत गई तो ये तमाम तर सहूलियात हमें फराम करेगी जो कि इसका बाप हमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि बातें ही करता आ रहा था। खैर नाजरीन, जब इस बात का इल्म उन्हें हो जाता है और उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि आया कि वाक़यातन अब रुबाब ही अगर इस बार जीतेगी तो तमाम तर सहूलियात हमें फराम की जाएंगी। नाजरीन, इलेक्शन के दिन आते हैं, तमाम तर लोगों के रिज़ल्ट सामने आते हैं। जहां पर मंसूर के मद्दे मुकाबिल दादा थे तो दादा के खिलाफ मंसूर जीत जाता है। जहाँ दादा को जब इस बात का इल्म होता है तो दादा के पांवों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके कई सालों का करियर आज मंसूर ने 2 महीने के अंदर ही ख़त्म कर दिया है। आज दादा घुटनों पर आ गया है। दादा को जब इस बात का इल्म होता है कि मेरे ही 20 करोड़ रुपए से आज मुझे ही तबाह बर्बाद कर दिया गया है, तो दादा अपने आदमी से कहता है कि मुझे हर हाल में ये इलेक्शन जीतना है। हमें मंसूर को अदालत में चैलेंज करना होगा और इस बात पर उसे यानी कि राज़ी करना होगा कि इसने इलेक्शन में धांधली की है। 2 महीनों के अंदर ये लड़का किस तरह असम्बली का मेंबर बन सकता है। नाजरीन, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रुबाब अपने मद्दे मुकाबिल जो उसका कैंडिडेट होता है उसे हरा देती है, और इसी तरह जब वो उसे हरा देती है तो इस बात का यानी कि दोनों को इल्म हो जाता है कि एक तरफ रुबाब थी और दूसरी तरफ मंसूर था। दोनों ही ने अपने तमाम तर कैंडिडेटों को शिकस्त दे दी है और दोनों कैंडिडेट जीत चुके हैं। और नाजरीन, इसी के साथ रुबाब अपने हलके के अंदर खुशियां मना रही होती है और दूसरी तरफ शहर के अंदर मंसूर खुशियां मना रहा होता है, क्योंकि आज उसने दादा का तमाम तर सियासी करियर का तबाह बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ नाजरीन, जब रुबाब और मंसूर आमने सामने आते हैं तो रुबाब से मंसूर कहता है कि मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए मोहब्बत है। मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हारी आंखों से इस बात का इल्म होता है। चाहे तुम जितना भी मुंह से अपने मुंह से मेरे लिए नफ़रत भड़को,
नफ़रत के अल्फाज कहो, लेकिन तुम्हारे मुंह के अल्फाजों से मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा और ना ही इस बात पर मैं यकीन करूँगा कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो, बल्कि मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ये सुनकर मंसूर से रुबाब कहती है कि मुझे तुमसे नफ़रत है। और इसी तरह नाजरीन दोनों अपनी सियासी करियर में कामयाब हो जाते हैं और मंसूर को भी इस बात का यकीन हो जाता है कि अब रुबाब मेरे साथ मोहब्बत करती है और जो इसके दिल में मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत थी वो तमाम की तमाम नफ़रत ये सिर्फ़ अपने बाप की वजह से मेरे से कर रही थी। नाजरीन अब आगा अपनी बेटी से ये कहेगा कि तुम जाकर मंसूर से मुलाकात करो और उससे बातचीत करो। अगर मंसूर हमारा साथ नहीं देता तो तुम कभी भी वहाँ पर जाकर एक मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। इसी के साथ वो ये फैसला कर लेती है कि वो मंसूर से ज़रूर मुलाकात करने जाएगी। नाजरीन स्क्विड गेम लीडर, हाँ नाजरीन हम बात कर रहे हैं लीडर ड्रामा की। जिस तरह लीडर ड्रामा में हमें सस्पेंस दिखाया जा रहा है, इसी तरह नाजरीन भी इसकी आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर आने वाली एपिसोड में हमें आगे क्या दिखाया जा सकता है। नाजरीन आज हम बात करेंगे मंसूर और रुबाब के किरदार के बारे में कि आखिर मंसूर और रुबाब का किरदार जो कि मोहब्बत की कहानी में ढल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये किरदार नफ़रत के ढांचे में डल गया। नाजरीन आज की इस वीडियो में हम साबिका एपिसोड में होने वाले वाक़यात के मुताबिक आने वाली एपिसोड में आखिर उन वाक़यात के मुताबिक क्या क्या हो सकता है उन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन सबसे पहले हम बात करेंगे मंसूर और रुबाब के प्यार के बारे में कि किस तरह उन दोनों का प्यार यूनिवर्सिटी की क्लासेस से स्टार्ट होता हुआ नफ़रत के ढांचे में ढल गया। नाजरीन जिस तरह मंसूर तमाम स्टूडेंट से तकरीर कर रहा था तो उस वक्त रुबाब ने जब मंसूर की ये तकरीर सुनी और उसकी अदाएं देखी तो मंसूर पर रुबाब अपना दिल दे बैठी, लेकिन उसने उसको ये नहीं बताया कि जिस तकरीर में वो जिस शख्स का जिक्र कर रहा था या जिस शख्स के ख़िलाफ़ वो तकरीर कर रहा था वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है। जी हाँ नाजरीन मैं बात कर रहा हूँ आगाज़ साहब की। खैर नाजरीन इसी जगह से मंसूर और रुबाब की मोहब्बत की कहानी का आगाज़ होता है और ये मोहब्बत की कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जाती है। और जब इस बात का इल्म मंसूर को पता चलता है कि कई सालों से जिस शख्स के ख़िलाफ़ मैं कैंपेन्स चलाता आ रहा हूँ वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रुबाब के वालिद है। मंसूर रुबाब से इस के मुताल्लिक बात करता है और बताता है कि क्या तुम ही हो आगा की बेटी, जिस पर रुबाब बताती है कि जी हाँ मैं ही हूँ आगा की बेटी, लेकिन मैं अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने बाप की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर मंसूर भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। और नाजरीन इसी तरह गुज़रते गुज़रते कई दिन और कई महीने गुज़र जाते हैं, लेकिन इसी सियासत की भीड़ में जो है रुबाब के वालिद और बहन जो है वो सियासत की भीड़ चढ़ जाती है और उनको मार दिया जाता है। नाजरीन यहाँ पर मंसूर ये सोचता है कि मेरे बाप और मेरी बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि यही आगा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है और वो कातिल दादा होता है, यानी कि जिसकी पार्टी का मेंबर मंसूर होता है। और इसी तरह नाजरीन आगा की नफ़रत में मंसूर ये फ़ैसला करता है और दादा का साथ देता है और रुबाब का इस्तेमाल करते हुए वो अपने बाप को धोखा देती है और दूसरी तरफ दादा मंसूर को धोखा देता है। दोनों एक दूसरे को धोखा जब दे देते हैं तो यानी कि
रुबाब इसके खिलाफ हो जाती है। रुबाब इसके खिलाफ हो जाती है और वो कहती है कि मैं अब तुम्हारे खिलाफ हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है और दादा के साथ तुमने मिलकर ना कि सिर्फ मुझे धोखा दिया है बल्कि मेरे प्यार और मोहब्बत को भी तुमने ठुकराया है। नाजरीन, इसी तरह वो यानी कि उससे कहता है। खैर नाजरीन अब जो है ना वो मंसूर दादा के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि उसे भी इस बात का इल्म हो जाता है कि दादा ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे रुबाब का इस्तेमाल करवाया है और रुबाब का जब मेरे हाथों उसने इस्तेमाल करवाया और मुझे बेहोश करवा के मुझे मारने की कोशिश की गई, तो उसने रुबाब से ये कहा कि मंसूर ने तो दादा से 50 करोड़ रुपए लेकर तुम्हें धोखा देने का फैसला किया है। खैर नाजरीन, इसी के साथ रुबाब को इस बात का जब इल्म होता है और मंसूर को ये बताया जाता है कि रुबाब अपने वालिद के पास दोबारा वापस चली गई है, लेकिन यानी कि इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। नाजरीन, इसी के साथ जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं तो रुबाब अपने वालिद के साथ मिलकर अब ये फैसला करती है कि वो भी आपकी तरह सियासत में आना चाहती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मंसूर को जब दादा की तरफ से धोखा मिलता है तो मंसूर यूनिवर्सिटीज़ में आकर अपने स्टूडेंट्स के सामने ये ऐलान करता है कि जिस दादा की वजह से हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट किए, हमने दादा के ख़िलाफ़ उनके हक़ में कैंपेन्स चलाई, वही दादा हमें इस्तेमाल कर रहा है। नाजरीन, जब इस बात का इल्म तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को पता चलता है तो तमाम स्टूडेंट्स दादा के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और वो लोग अपनी एक नई पार्टी का आगाज़ करते हैं, जिस पार्टी का नाम अवाम नेशनल लीग होता है, यानी कि अब स्टूडेंट्स का राज ही चलेगा। नाजरीन, मंसूर दादा के पास जाकर उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे 20 करोड़ रुपए ना दिए तो मैं तमाम तफसीलात मीडिया के सामने लाऊंगा। अगर मीडिया को इस बात का पता चला तो मैं तो खैर है जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जेल जाने के साथ साथ आप भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जिस मिनिस्ट्री का ख्वाब आप कई सालों से देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री आपकी मट्टी में मिल जाएगी। नाजरीन, जब इस बात का इल्म दादा को पता चलता है और वो मंसूर के सामने मजबूर हो जाता है तो मंसूर उसे जाते हुए ये कहता है कि अगर 1 घंटे के अंदर मुझे मेरे क्रिप्टो अकाउंट में 20 करोड़ रुपए मसूल नहीं हुए तो मैं मीडिया के सामने जाकर तमाम तर सच्चाई बता दूंगा। खैर नाजरीन, मंसूर के जाने के बाद दादा अपने आदमी से मशवरा करता है और उसे बताता है कि अगर हमने 20 करोड़ रुपए मंसूर को ना दिए तो फिर हम फंस जाएंगे। जिस पर दादा का आदमी कहता है कि जनाब आप सोच लें, अगर हमने उसे 20 करोड़ रुपए दिए तो वो हमारे खिलाफ इन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है। जिस पर दादा उससे कहता है कि अगर पैसे भी हमने ना दिए तो वो जलती हुई आग की तरह है, सिर्फ खुद ही नहीं जलेगा बल्कि हमें भी जला कर राख कर डालेगा। इससे बेहतर यही होगा कि हमें उसे 20 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। नाजरीन, दूसरी तरफ मंसूर अपने साथियों के साथ मौजूद होता है और वो ये फैसला कर लेता है कि 1 घंटा तो गुजर गया है, अब दादा के पैसे हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मीडिया वालों को बुलाओ। जिस पर उसका दोस्त जैसे ही मीडिया वालों को कॉल करने वाला होता है तो उसी वक्त वहां पर मौजूद मंसूर के एक आदमी के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस पर मंसूर हंसने लगता है और कहता है कि दादा अब हमें और भी पैसे देगा, अब ये वाकई तौर पर हमसे डर गया है। नाजरीन, इसी के साथ दूसरी तरफ दादा अपने हलकों में खुद की कैंपेन चलाता है और यहाँ पर मंसूर अपनी कैंपेन चलाते हुए तमाम तर जो 20 करोड़ रुपए उसे दादा ने दिए थे वो तमाम के तमाम दादा के खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है। वो तमाम तर सरकारी इदारों में जाकर उन्हें रिश्वत देने लगता है और एसी के ऑफिस में जाकर उसे
उसे 4 लाख या 4 करोड़ रुपए देकर उससे कहता है कि अगर हमारे सरकारी खंभों से अगर पोस्टर हटा गए तो अच्छा नहीं होगा, बस सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको कुछ नहीं करना, बाकी तमाम तर लोगों के जो भी पोस्टर्स दीवारों पर लगे होंगे वो हमारे स्टूडेंट्स खुद हटा देंगे, लेकिन आपको वहाँ से हमारे पोस्टर नहीं हटाने होंगे। यानी सिर्फ आपको यही करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना। नाजरीन, इसी के साथ मंसूर अपनी तमाम तर सरकारी कैंपेन्स का आगाज़ करता है, तमाम स्टूडेंट्स को कहता है कि हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, जो ये लोग सदियों से हमारा खून चूसते आ रहे हैं, अब इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त आ चुका है। स्टूडेंट्स भी मंसूर का साथ देते हैं, ख़ास तौर पर तमाम तर नौजवान नस्ल जो कि इन सियासी कारिंदों से तंग आ चुके होते हैं, इन सियासत की भीड़ चढ़ चुके होते हैं। आखिरकार तमाम तर नौजवान ये फैसला करते हैं कि अब की बार इनको वोट हम नहीं देंगे, अब की बार सिर्फ और सिर्फ वोट जो होगा वो मंसूर की पार्टी का होगा। नाजरीन, एक हलके में मंसूर और दूसरे हलके में दादा यानी कि आमने सामने होते हैं। वोटों के दिन आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के सामने ठहर जाते हैं, एक दूसरे के सामने दीवार बन जाते हैं। और दूसरी तरफ रुबाब भी अपनी कैंपेन चला रही होती है और अपने हलकों में तमाम तर लोगों को इस बात की यकीन दहानी करा रही होती है कि इस बार वोटों में मेरे वालिद खड़े नहीं हुए हैं। क्योंकि नाजरीन, आप जानते हैं कि रुबाब ने अपने वालिद के तमाम तर चट्टे फट्टे दुनिया के सामने लाकर रख दिए थे कि ये एक करप्ट इंसान है, और ये भी यहाँ पर भी एक सियासत का रूप चढ़ाया गया था ताकि अवाम को ये लगे कि एक बेटी ने अपने बाप के ख़िलाफ़ जो है ना वो ये इतना बड़ा कदम उठाया है। जब लोगों को इस बात का इल्म होता है कि रुबाब ने अपने ही बाप आगा के ख़िलाफ़ करप्शन की पर्चा कटवाया है, तो लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि रुबाब अगर इस बार का इलेक्शन जीत गई तो ये तमाम तर सहूलियात हमें फ़राहम करेगी जो कि इसका बाप हमें सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि बातें ही करता आ रहा था। खैर नाजरीन, जब इस बात का इल्म उन्हें हो जाता है और उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि आया कि वाक़यातन अब रुबाब ही अगर इस बार जीतेगी तो तमाम तर सहूलियात हमें फ़राहम की जाएंगी। नाजरीन, इलेक्शन के दिन आते हैं, तमाम तर लोगों के रिज़ल्ट सामने आते हैं। जहाँ पर मंसूर के मद्दे मुकाबिल दादा थे तो दादा के ख़िलाफ़ मंसूर जीत जाता है। दादा को जब इस बात का इल्म होता है तो दादा के पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके कई सालों का करियर आज मंसूर ने 2 महीने के अंदर ही ख़त्म कर दिया है। आज दादा घुटनों पर आ गया है। दादा को जब इस बात का इल्म होता है कि मेरे ही 20 करोड़ रुपए से आज मुझे ही तबाह बर्बाद कर दिया गया है, तो दादा अपने आदमी से कहता है कि मुझे हर हाल में ये इलेक्शन जीतना है, हमें मंसूर को अदालत में चैलेंज करना होगा और इस बात पर उसे यानी कि राज़ी करना होगा कि इसने इलेक्शन में धांधली की है। 2 महीनों के अंदर ये लड़का किस तरह असम्बली का मेंबर बन सकता है। नाजरीन, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रुबाब अपने मद्दे मुकाबिल जो उसका कैंडिडेट होता है उसे हरा देती है, और इसी तरह जब वो उसे हरा देती है तो इस बात का यानी कि दोनों को इल्म हो जाता है कि एक तरफ रुबाब थी और दूसरी तरफ मंसूर था। दोनों ही ने अपने तमाम तर कैंडिडेटों को शिकस्त दे दी है और दोनों कैंडिडेट जीत चुके हैं। और नाजरीन, इसी के साथ रुबाब अपने हलके के अंदर खुशियां मना रही होती है और दूसरी तरफ शहर के अंदर मंसूर खुशियां मना रहा होता है, क्योंकि आज उसने दादा का तमाम तर सियासी करियर का तबाह बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ नाजरीन, जब रुबाब और मंसूर आमने सामने आते हैं तो रुबाब से मंसूर कहता है कि मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए मोहब्बत है,
मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हारी आंखों से इस बात का इल्म होता है। चाहे तुम जितना भी मुंह से अपने मुंह से मेरे लिए नफ़रत भड़को, नफ़रत के अल्फाज कहो, लेकिन तुम्हारे मुंह के अल्फाजों से मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा और ना ही इस बात पर मैं यकीन करूँगा कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो, बल्कि मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ये सुनकर मंसूर से रुबाब कहती है कि मुझे तुमसे नफ़रत है। और इसी तरह नाजरीन दोनों अपनी सियासी करियर में कामयाब हो जाते हैं और मंसूर को भी इस बात का यकीन हो जाता है कि अब रुबाब मेरे साथ मोहब्बत करती है और जो इसके दिल में मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत थी वो तमाम की तमाम नफ़रत ये सिर्फ़ अपने बाप की वजह से मेरे से कर रही थी। नाजरीन अब आगा अपनी बेटी से ये कहेगा कि तुम जाकर मंसूर से मुलाकात करो और उससे बातचीत करो। अगर मंसूर हमारा साथ नहीं देता तो तुम कभी भी वहाँ पर जाकर एक मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। इसी के साथ वो ये फैसला कर लेती है कि वो मंसूर से ज़रूर मुलाकात करने जाएगी।